सांवेर गौतमपुर सड़क का निर्माण देखने के लिए भोपाल से एमपीडीआरसी के चीफ इंजीनियर जेपी मेहरा पहुंचे। सड़क के निर्माण के साथ ही धर्माट रोड गंभीर नदी पर बन रहे ब्रिज का भी निरीक्षण किया, जिसे देख अधिकारी ने ठेकेदार के साथ ही कार्य कर रहे कर्मचारियों की भी प्रशंसा की। जब अधिकारी ब्रिज का निरीक्षण कर रहे थे तब इस समय एक और नज़ारा देखने को मिला जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। जब अधिकारी ब्रिज का निरीक्षण करने पहुंचे तो ग्रामीणों ने उनका स्वागत ढोल धमाके के साथ किया और कार्य कर रहे ठेकेदार की ग्रामीणों ने भी प्रशंसा की। पास में गंभीर नदी पर हमारे रोज रोड प्रोजेक्ट में ये ब्रिज बना है और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि क्वालिटी वर्क हुआ है और लॉकडाउन होने के बाद भी 5 महीने के पीरियड में हम लोगों ने इसको बनाया है। और कॉन्ट्रैक्टर हैं टी.आर. अग्रवाल, उनकी काम की जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। हमारा स्टाफ, हमारे कंसल्टेंट, हमारे डिवीजनल मैनेजर इंदौर, ये सब बृहद निगरानी करते हुए इन्होंने जो टारगेट दिया था उस टारगेट के अंदर ही काम कर दिया, जबकि हमारा टारगेट असल में दिसंबर जनवरी तक का था, लेकिन इन्होंने ब्रिज बना दिया और 1-1.5 महीने के अंदर में इसकी लोड टेस्टिंग वगैरह करके। संतोष व्यास की रिपोर्ट। रावटी थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा, जहां कुछ समय पहले शासकीय जमीन पर कब्जे को लेकर 3 लोगों की हत्या हो चुकी है। वहीं उमरगांव और मोरिया गांव के लोगों के बीच वन विभाग की जमीन को लेकर विवाद हो गया। एक पक्ष का कहना है कि यह जमीन वन विभाग द्वारा उन्हें दी गई है, वहीं दूसरे पक्ष का भी यही कहना है कि जमीन उन्हें दी गई है। इस बात को लेकर जानवर चराने गए जंगल में दोनों पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि खुलकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें दोनों पक्षों के 7 लोग घायल हुए। साथ में रास्ते से जा रहे एक व्यक्ति के भी सर पर पत्थर लगने से वह भी घायल हो गया। कुल 8 लोग इस घटनाक्रम में घायल हुए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से रिपोर्ट लिखकर जांच शुरू कर दी है। वन विभाग की भूमि है, चारागाह को लेके उमरिया ग्राम उमर और मोरिया के लोगों में झगड़ा हुआ है, जिसमें 4 लोग घायल हुए हैं। एक जो है गवरिया करके सीरियस है, उसके सिर पर पत्थर चले, पत्थरों की चोट है। यहाँ पर भी उनका इलाज चल रहा है, इलाज के बाद FIR लेना है। क्या कारण है विवाद होने का? ढोर चराने की घास की बात को लेकर उनका कहना जो जमीन वन विभाग है मेरे को दे रखी है, और उमर वालों का, मोरिया वालों का कहना कि मेरी ज़मीन है। इस बात को लेकर केवल घास चराने की बात को लेकर दोनों पक्ष में कितने घायल हुए? एक पक्ष में 4 हुए, वहाँ पर भी बता रहे 3 लोग घायल हुए। उमर के 4 लोग आए हैं, मोरिया वाले 3 रावटी में हैं। अभी इलाज चल रहा है। रतलाम से नवीन टाक की रिपोर्ट। रतलाम में 24 घंटे से तेज बारिश हो रही है। इसी बीच गुरुवार दोपहर जिला अस्पताल रोड स्थित एक पेड़ धराशायी हो गया। इस दौरान रोड के किनारे खड़ी कार पेड़ की चपेट में आने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। साथ ही तेज बारिश के कारण विद्युत के तार भी सड़कों पर आ गिरे और पेड़ गिरने से रास्ते की आवाजाही भी रुक गई। सूचना मिलने पर यातायात विभाग सहित पुलिस बल, नगर निगम अमला और विद्युत विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद यातायात विभाग ने मार्ग परिवर्तन कर जाम को हटाया और विद्युत विभाग ने लाइट बंद कर तारों को दूर किया। साथ ही निगम ने पेड़ को हटाने की कार्यवाही शुरू की। इस दौरान कोई भी जनहानि नहीं हुई। रतलाम से नवीन टाक की रिपोर्ट। रतलाम के पास नामली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भदवासा में सड़क किनारे एक खेत में गुरुवार सुबह एक युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गई। लाश को बकरी चलाने वाले ने देखा और चौकीदार के माध्यम से पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर SP गौरव तिवारी ने मौके पर पहुंच निरीक्षण किया और नामली पुलिस को जांच के लिए आवश्यक निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार युवक के गले पर रस्सी और पीठ पर भी घाव के निशान मिले हैं, जिसके आधार पर युवक की हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए पाया कि घटनाक्रम से कुछ ही दूरी पर एक बाइक मिली है। वही बाइक के आसपास चंदन के 3-4 पेड़ भी कटे मिले हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। के बीच में एक अनआइडेंटिफाइड पुरुष की डेड बॉडी मिली है। उसको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गला घोट के मारा गया हो, क्योंकि अभी अज्ञात है। डेड बॉडी को हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया है और घटनास्थल जो है उससे करीब 300 मीटर की दूरी पर एक मोटरसाइकिल भी मिली है और कुछ अन्य चीज़ें मिली हैं पुलिस को, क्योंकि यहाँ पर एक चंदन के पेड़ भी कटे हुए हैं। ऐसा तो इससे देख के प्रतीत हो रहा है कि कोई चोरी आदि से रिलेटेड हो सकता है।
पुलिस इसमें 302 का मामला पंजीबद्ध कर रही है और जो भी तथ्य आएंगे उससे आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रतलाम से नवीन टाक की रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने गुरुवार को स्वच्छता सर्वेक्षण के 5वें संस्करण स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा की है। लगातार चौथी बार मध्य प्रदेश की व्यापारिक राजधानी इंदौर को देश के सबसे साफ शहर का खिताब मिला है। इस पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने खुशी जाहिर की है। अपने आवास पर पत्रकारों से चर्चा की। आइए आपको भी सुनाते हैं कि मंत्री भूपेंद्र सिंह ने क्या कहा। स्वच्छता सर्वेक्षण में आज फिर से मध्य प्रदेश का इंदौर देश में प्रथम स्थान पर आया है। लगातार 4 वर्षों से स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर पहले स्थान पर आ रहा है। वहीं जो देश के 10 लाख से आबादी के 20 शहर हैं, 10 लाख से ऊपर की आबादी के जो 20 शहर हैं, उनमें भी मध्य प्रदेश के शेष 3 शहर आए हैं। उसमें जबलपुर भी है, ग्वालियर भी है और भोपाल भी है। इसके साथ साथ जो 1 लाख से 10 लाख की आबादी के शहर हैं, 100 शहर जिनका चयन हुआ था, उसमें भी 20 शहर मध्य प्रदेश के हैं। इसी प्रकार जो राजधानियों की रैंकिंग हुई है, उसमें भोपाल तीसरे स्थान पर राजधानियों की रैंकिंग में भी है और जो बेस्ट इनोवेशन है उसमें देश में पहले स्थान पर भोपाल की राजधानी का चयन, प्रदेश की राजधानी भोपाल का चयन इसमें हुआ है। इस तरह से माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में पिछले समय से लेकर वर्तमान तक जो शहरों में स्वच्छता को लेकर काम हुआ है, उसी का परिणाम है कि आज हम देश में सर्वोच्च स्थान पर हैं। मैं इंदौर की जनता को भी बधाई देता हूं और साथ में जो हमारे प्रदेश के जो 10 लाख से ऊपर के 3 शहर हैं, वो भी जरा से रैंकिंग में रह गए हैं। तो ये भी अपेक्षा करता हूं कि अगले वर्ष ये 3 शहर भी उसी श्रेणी में आ जाएं और इसके लिए हम लोग अभियान चलाएंगे और जो प्रयास हो सकते हैं वो प्रयास करेंगे और स्वच्छ मध्य प्रदेश का जो संकल्प है, उस संकल्प को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी गंदगी भारत छोड़ो अभियान भी मध्य प्रदेश में चल रहा है। 16 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक ये अभियान चल रहा है। इस अभियान में भी जो शहर अच्छा काम करेंगे उनके लिए हम लोगों ने रैंकिंग निर्धारित की है और काम के आधार पर उनकी रैंकिंग करेंगे और वो रैंकिंग भी आप लोगों के समक्ष आप लोगों को बताएंगे। देखिए, भोपाल 7th पे है, ग्वालियर 13 पे है, जबलपुर 17 पे है, 17 पे जबलपुर है, 13 पे ग्वालियर है और 7 पे भोपाल है। दोनों में क्या ट्रीटमेंट आपका क्या कहता है कि जनता जागरूक नहीं है, मशीनरी इतनी तेजी से काम नहीं कर रही है, विशेष अभियान चलाएंगे सतर्कता के लिए, अन्य चीजों के लिए? नहीं, इसको लेके विशेष अभियान चलाने की जरूरत है। थोड़ा जनता को भी जागरूक करना पड़ेगा। इंदौर में तो लोगों का स्वभाव इस तरह से बन गया है स्वच्छता को लेकर, वो अभी हम लोगों को भोपाल में भी करने की आवश्यकता है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्मतिथि पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें कमलेश्वर पटेल ने कहा कि आज हम जिनका जन्मदिन मना रहे हैं वो आज हमारे बीच में नहीं है। राजीव गांधी ने आधुनिक भारत की आधारशिला रखी थी। राजीव गांधी पीढ़ी के लिए सच्चा काम करने वाले नेता थे और संचार क्रांति की शुरुआत उन्होंने ही की थी। उसका दुरुपयोग प्रदेश और केंद्र में बैठे लोगों ने किया है। राजीव गांधी ने देश में कंप्यूटर युग की शुरुआत की थी। एक असंभव सा काम लगने वाला जो काम था उसे राजीव गांधी ने किया था।
हम एक ऐसे महान सपूत का जन्मोत्सव मना रहे हैं जो आज हमारे बीच में तो नहीं है, पर जिनको हम सद्भावना का वीर सिपाही भी कह सकते हैं। और ये भी हम कह सकते हैं कि जिसने सद्भावना की बुनियाद रखने की और लोगों के साथ किस तरह का प्रेम होना चाहिए, किस तरह का मेल मुलाकात होना चाहिए, किस तरह का भाईचारा होना चाहिए, इसकी अगर हम मिसाल देते हैं तो वो स्वर्गीय राजीव गांधी जी है, जिनको सद्भाव की विरासत है जरूरी। ऐसा हम कह सकते हैं कि जिस तरह का वर्तमान में परिवेश है, जिस तरह का आज हमारे भारत देश में जिस तरह का वातावरण तैयार किया गया है, ऐसी परिस्थिति में स्वर्गीय राजीव गांधी जी को अगर हम सत नमन करते हैं तो ये इसके योग्य हैं। और उन्होंने ऐसा हमारे देश के लिए करके बताया है। उन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखने वाले हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री राजीव गांधी जी ने हमको एक ऐसी आधारशिला रखी है जो हम समझते हैं कि हमारे देश के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। आज का दिन विशेष है क्योंकि आज देश को सद्भावना की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी के जन्म दिन सद्भावना दिवस पर उनके योगदान को याद करना इसलिए ज़रूरी है कि आज देश की जो स्थिति है उसमें हम कह सकते हैं कि हमें स्पष्ट और स्वस्थ और विकास में सहयोगी नेतृत्व की ज़रूरत है, जिसका आज हमारे देश के सामने अभाव है। जिस तरह की हमारी देश में प्रदेश में सरकारें चल रही हैं, स्वस्थ नेतृत्व नहीं है। आज अविश्वास, असंवेदनशीलता, भय और निराशा का जो वातावरण बना है, उसमें स्वर्गीय राजीव गांधी जी को याद करने से हमें ऊर्जा मिलती है और नई आशाएं जागती है। हमारे जैसे नौजवानों को सीख लेने के लिए हम समझते हैं कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी को याद करना और उनके किए गए कार्यों का स्मरण करना अत्यंत आवश्यक है। इस तरह से बातों की सरकार चल रही है। आज पेपर में पढ़ रहे थे, आज उन्होंने कह दिया 32 लाख लोगों को 1 रुपये किलो, 1 रुपये किलो गेहूं, चावल, और कब तक देंगे? 1 सितंबर से 30 नवंबर तक देंगे। इसके बाद क्या होगा भैया? चुनाव है, इसलिए ये कौन सी बात चल रही है? सच बात ये है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कांग्रेस की सरकार ने, यूपीए गवर्नमेंट ने लागू किया था, और जिसके तहत 1 रुपये 2 रुपये किलो अनाज जो आप दे रहे हैं, ये कांग्रेस सरकार की देन है, आपका कुछ नहीं है। आप तो सिर्फ इधर उधर कर रहे हो, भ्रष्टाचार कर रहे हो। कुछ लोगों का नाम काटो, कुछ लोगों का जोड़ो और उसके बाद इसमें राजनीति करो। इस तरह की सुनियोजित राजनीति अब मध्य प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। सच बात तो ये है कि मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को जनादेश दिया था, कांग्रेस की सरकार चाहिए थी। ये तो चोरी से सरकार बनाई है, पर इस तरह का धोखा देने का काम बंद करिए। और लगातार जो घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं, ये हम समझते हैं कि ठीक नहीं है, और फिर वही घोषणा पे घोषणा इनकी शुरुआत हो गई है। एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, संस्थाओं का जिस तरह से राजनीतिकरण कर रहे हैं। हमारे जिस विभाग के हम मंत्री थे, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग में आजीविका मिशन, जो हम समझते हैं कि गरीब महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, कल्याण के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए स्व सहायता समूह के माध्यम से उनका जीविकोपार्जन की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण विजन था। बहुत महत्वपूर्ण ये संस्था की आधारशिला हमारी गवर्नमेंट ने, केंद्र में जब हमारी यूपीए की गवर्नमेंट थी, उसको रखा था। 2011 में इसकी शुरुआत की थी।
पर इसका जिस तरह से हैरासमेंट कर रहे हैं और जिस तरह से इसमें राजनीति कर रहे हैं, ये हम समझते हैं कि ये गरीबों के साथ, उन महिलाओं के साथ अन्याय है जो अपना जीवन यापन करने के लिए, अगर उनके लिए हमारी केंद्र में जब सरकार थी, उनके लिए जो व्यवस्था बनाई थी उसका पूरी तरह दुरुपयोग कर रहे हैं। एक तरफ हमारी सरकार थी, हम मंत्री रहते हुए माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में उनको जो 24% ब्याज पे जो राशि दी जाती थी उसको हमने 12% पे करने का काम किया था, ऐतिहासिक निर्णय लिया था। पर ऐसे काम इनको दिखाई नहीं देते। इन्होंने एक भ्रष्टाचारी अधिकारी को, जो पहले वहाँ कई वर्षों तक सीओ के पद पे कार्य किया है, उसकी पुनर्नियुक्ति अनैतिक तरीके से की गई है और किसी भी नियम प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, जबकि वो कैडर आईएएस का है और वहाँ आईएएस अधिकारी की पदस्थापना होनी चाहिए। पर क्योंकि भ्रष्टाचार करना है, चुनाव जिस अधिकारी के ऊपर पहले भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं, जिस रिटायरमेंट अधिकारी को बिना किसी नियम प्रक्रिया के, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के सीधे भर्ती किया गया है, और यहाँ तक कि जो आपका आर्थिक मामलों में, जबकि कोई संविदा का कर्मचारी आर्थिक मामलों में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, पूरी तरह की सारी स्वीकृतियां कर रहे हैं। और प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी नहीं लिख रहे, पूरा सीओ लिख रहे हैं, मुख्य कार्यपालन अधिकारी आजीविका मिशन लिख रहे हैं, और पूरी तरह से अनैतिक तरीके से नियुक्ति की गई है और सिर्फ चुनाव के लिए की गई है, उपचुनाव के लिए स्व सहायता समूहों को मैनेज करने के लिए नियुक्ति की गई है। इसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी की जो नियुक्ति की है इसको तत्काल हटाया जाए और बिल्कुल नियम प्रक्रिया के अधीन नहीं किया गया है, ना ही कोई एडवर्टाइजमेंट किया गया है, न किसी भी अन्य अधिकारियों का इसमें आवेदन लिया गया है, और सीधे संविधान नियुक्ति देके और प्रभार दे दिया गया है। और आते ही उन्होंने फिर से वही खेल जो पहले किया था वही खेल शुरू कर दिया है। ऐसे अधिकारी को तत्काल हटाया जाए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी के लोग इसका घोर विरोध भी करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो आंदोलन भी करेंगे। ऐसे अधिकारी को तत्काल बर्खास्त किया जाए। ये कहीं न कहीं शिवराज सिंह चौहान की और कुछ अधिकारियों की तथाकथित साठगांठ है, पर ये साठगांठ नहीं चलने देंगे। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। और जो आप सब कुछ मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने 15 महीने में जिस विजन के साथ काम किया है, जो ये बोलते हैं बार बार क्या किया है, इतने सारे काम 15 महीने में आदरणीय कमलनाथ जी ने प्लानिंग करके सुनियोजित तरीके से जिस तरह से किया है, हम कह सकते हैं कि 15 सालों में भी ये कुछ नहीं किए, सिर्फ भ्रष्टाचार करते रहे। और उसकी शुरुआत फिर कर दी है इन्होंने, उसकी शुरुआत फिर कर दी है। अभी आपको हम बताएंगे कि जिस तरह से इन्होंने जनादेश तो लूटा और जिस तरह से प्रजातंत्र की हत्या की है, उसके बाद जिस तरह से ये लोग अभी सरकार बनाने के बाद अनैतिक काम कर रहे हैं, वो हम समझते हैं कि हमारे प्रदेश के नौजवानों के लिए, यहाँ रहने वाले लोगों के लिए ठीक नहीं है। लगातार झूठ परोसने का काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और इनके मंत्रीगण कर रहे हैं। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। पूरी दुनिया कोरोना वायरस के सामने घुटनों पर आ गई है। पूरी दुनिया में वैक्सीन बनाने की होड़ लगी हुई है। इसी में भारत की ओर से अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान और निसर्ग हर्ब्स के सहयोग से नीम कैप्सूल के साथ कोविड-19 की रोकथाम पर भारत का पहला नैदानिक परीक्षण आयोजित किया जा रहा है। भारत के सर्वोच्च आयुर्वेदिक संस्थान AIIA द्वारा नीम कैप्सूल के लिए आयोजित यह पहला नैदानिक परीक्षण होगा। नैदानिक परीक्षणों के परिणाम नवंबर के अंत तक आने की उम्मीद लगाई जा रही है। इस बारे में बताते हुए निसर्ग बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और CEO गिरीश सोमन ने बताया कि आयुर्वेदिक फॉर्मूले के माध्यम से क्लिनिकल परीक्षण करने वाली कुछ बड़ी कंपनियां भी हैं, लेकिन निसर्ग भारत के शीर्ष आयुर्वेदिक संस्थान के सहयोग से अपने स्वयं की निधियों के साथ इस परीक्षण का संचालन करने वाली पहली निर्माता है। साथ ही गिरीश सोमन ने कहा कि हमारा नीम निर्माण निवारक
उपयोग में एक प्रभावी एंटीवायरस साबित होगा और हम ओस्मानक दवा के रूप में पेश करने के लिए और आगे की शोध के लिए निधि अन्वेषक देख रहे हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवमानना की कार्यवाही करने पर अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि इससे अभिव्यक्ति की आज़ादी और मतभिन्नता के अधिकार प्रभावित होंगे। प्रशांत भूषण पिछले 30 सालों से संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण और लोकतांत्रिक अधिकारों के पैरोकार रहे हैं और उनके विचारों को इसी रूप में देखा जाना चाहिए। साथ ही धार जिले के सरदार सरोवर बांध से डूब प्रभावित लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अभिवक्ता के समर्थन में एकजुट होकर नारेबाजी की। देश भर में जो माहौल चल रहा है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो उनके ऊपर केस डाला है और जो आज अलग अलग मुद्दों पर करीब 500 केस से ज़्यादा प्रकरणों पर लोगों की जनहित याचिका डालते हैं प्रशांत भूषण जी, जो आज उनके ऊपर जो एक विपत्ति आई है, जिस तरीके से उन्होंने सवाल पूछा है, तो आज उनके ऊपर जो केस था उस केस की वजह से हमें पूरे नर्मदा घाटी को समर्थन किया और उनके साथ खड़े हैं। प्रशांत भूषण जी का अधिवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट के माननीय वकील हैं, जो देश भर के अलग अलग मुद्दों पर, चाहे टू स्टेचर घोटाला हो, उन्होंने उजागर किया है। ऐसे कई सारे घोटाले, नर्मदा घाटी के कई सारे केस हमारे समर्थन में लड़े हैं और कई सारे हमको आदेश भी हुए। चाहे 2000 का आदेश हमारे पक्ष में जो आया है, बांध बिना पर्यावरण मंजूरी के बिना नहीं बन सकता, ऐसे आदेश पक्ष में हमारे आए। ऐसे प्रशांत भूषण जी जो जाने माने अधिवक्ता है, तो उनके समर्थन में सभी काम करते हैं। यहाँ पर आज जो ग्राम कड़वाल में जो डूब सरदार सरोवर से डूब क्षेत्र का 193 गाँव में से एक गाँव कड़माल जो डूब से प्रभावित अपर खेड़ा कड़माल, यहाँ पर जो धरना जो हम चला रहे हैं, यहाँ करीब 13 मकान जो डूब से बाहर किए गए शासन ने, जो पूरे गांव को जो यहाँ से हटा दिया, उनकी सुविधा हटा दी, लेकिन ये 13 घर जो डूब से बाहर कर दिए, इन मकानों के जो गरीब वर्ग जो प्रभावित हो रहे हैं, इनको नहीं माना गया डूब से, जबकि इनका अवार्ड हो चुका था मकानों का। इसलिए आज ये धरना जो चला है यहाँ पर इकट्ठे हुए, और इस धरने के साथ में आज जो देश में जैसे जाने माने वकील जो हमारे नर्मदा बचाओ आंदोलन और देश भर में कई मुद्दों के साथ जो वकील प्रशांत भूषण जी और अन्य जो न्यायपालिकाओं में जो वकील जो हमारे केस जो लड़ रहे थे और मैदानी भी देख रहे थे कि इन लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा, तो ऐसे वकीलों के साथ भी जो अनदेखी जो हो रही है और उनके ऊपर गलत आरोप लग रहे हैं, इस कारण आज यहाँ पर हमने इस गांव में जो आसपास के क्षेत्र के लोग इकट्ठा होकर हमने उनके समर्थन में आज इकट्ठा हुए और ये धरना प्रदर्शन के यहाँ माध्यम से हम जो इनके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं उनके विरोध में हम यहाँ पर एक उनके प्रशांत भूषण जी के समर्थन में यहाँ पर सब इकट्ठा होकर उनका हम समर्थन दे रहे हैं कि ऐसे न्यायपालिका में जो निःशुल्क लोगों का जो न्याय दिलाने वाले लोगों पे हमको भरोसा है, क्योंकि हमें उन्होंने साथ दिया, तो हम आज इस स्तर पे 35 साल जो नर्मदा बचाओ आंदोलन की लड़ाई को ले गए, ऐसे लोगों के साथ देने वालों के खिलाफ अगर कोई कुछ करता है तो उसके विरोध में हम आज यह इकट्ठा होकर ये हम न्याय चाहते हैं कि न्याय होना चाहिए, देश में लोगों को न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो लोगों कहाँ जाएंगे। ऐसे अगर प्रशांत भूषण जी जैसे वकील अगर नहीं लड़ते ये केस, तो आज देश में लोगों की क्या हालत होती। इसलिए हम आज उनका समर्थन क्यों है इकट्ठा हुए हैं और ये धरना चला रहा है। 36 दिन से धरना चल रहा है, लेकिन प्रशासन यहाँ को ध्यान में नहीं दे रहा, इसलिए हम आगे भी लड़ेंगे और जीतेंगे। धार से आशुतोष सेन की रिपोर्ट।